गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एटम, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज़ प्रोटॉन, व्हाट इज़ न्यूट्रॉन, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आज हमें डिस्कस करना है उस टॉपिक पर जिसमें कि प्रूव हुआ था कि एटम की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस क्या है और किसका मॉडल सबसे ज़्यादा वैलिड हुआ था, किनके क्या ड्रॉबैक्स थे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिस्कवरी किसने क्या क्या की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी जे थॉमसन ने की थी। ठीक है। प्रोटॉन की किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। ये हम लोग को नोट करना है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन को किसने की थी? चार्ल्स ने। और हम तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है, प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है, ये तो हमें क्लियर ही है। ठीक है। अब हमें बात करनी है सबसे पहला एटम के लिए जो मॉडल दिया था वो था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जो जे थॉमसन थे, इन्होंने क्या किया था पहली बार कि एटम एक्चुअली है क्या। पहले इनका एक्सपेरिमेंट क्या बताया था पॉइंट्स। थॉमसन मॉडल इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो एटम होगा, ठीक है, कोई भी एटम होगा तो इसको इन्होंने पहले तो कंपेयर किया किसी एक क्रिसमस केक से। क्रिसमस केक से, ठीक है। क्रिसमस केक से इन्होंने क्या किया? एटम को कंपेयर किया। मतलब उन्होंने कहा कि जो भी क्रीम पार्ट था वो क्या हो जाएगा, एक तरह से प्रोटॉन की तरह या कह सकते हैं पॉजिटिव पार्ट की तरह बिहेव करेगा, और उसमें जो भी किसमिस के या फिर जो रेजन्स के जो भी पीसेस थे वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है। मतलब इन्होंने किससे बिहेव किया, किससे कंपेयर किया था? एक प्रोडक्ट से। इसे हम एक अच्छे एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं, जैसे वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन, ठीक है, इसमें लेते हैं वाटरमेलन है। इसका जो भी रेड पोर्शन होता है, रेड पोर्शन इन्होंने क्या बोला? रेड वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ये पॉजिटिव पार्ट है, और इसके अंदर जो भी सीड्स होते हैं ये क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, जो भी नेगेटिव वाले हैं। ठीक है। तो इन्होंने अपने इस मॉडल में ये कहा था, हालांकि ये फेल हो गया था मॉडल, क्योंकि इन्होंने कई बातों का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। अगर इनके पॉइंट्स देखें तो इनका जो फर्स्ट पॉइंट पोस्टुलेट था क्या था कि कोई भी जो एटम होता है, an atom consists of positive charge sphere and electrons are embedded on या embedded in it। ठीक है। क्या मतलब हो गया? कोई एटम क्या होगा? कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होंगे, embedded in it। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि जितना मैग्नीट्यूड है, जितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा उसी के बराबर कितना होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लोगों को पूरा लिखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस पॉइंट से इन्होंने बोला तभी कोई एटम क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। ठीक है। न्यूट्रलिटी ऑफ एटम इस बात पर डिपेंड करती है। सेकेंड पॉइंट क्या था? एटम क्या है? एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स embedded in it। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं धसे हुए होते हैं। ठीक है। तो इन्होंने ये पॉइंट दिए थे, बट एक्चुअली में ये क्या हो गया था? ये फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एटम की स्टेबिलिटी क्या होती है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो मतलब कई बातें ऐसी थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है। तो ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब हम बात करते हैं दूसरे मॉडल की, वो क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड में देखते हैं क्या किया था। आप लोगों को जो भी नोट्स
नोट्स बनाने वो आप टेक्स्ट बुक से बनाएंगे, क्योंकि नोट्स बनाने का इतना टाइम नहीं हो पाता है यहाँ पे, तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आप लोग नोट्स या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोग हेडिंग डाल के अपने टेक्स्ट बुक से नोट करेंगे। रदरफोर्ड ने क्या किया था, इन्होंने एटम को प्रूव किया था बहुत सारी चीज़ें लेके, जैसे कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए थे सबसे पहले, तो उसके बाद क्या लिया था, एक बहुत ही पतला थिन गोल्ड फॉइल लिया था, सोने की कह सकते हैं सोने की पन्नी, ठीक है। गोल्ड फॉइल तो सब जैसे अल्युमिनियम फॉइल होता है वैसे क्या होता है गोल्ड फॉइल, लेकिन गोल्ड फॉइल बहुत थिन वाले लिए थे, बहुत पतला। और इन्होंने क्या लिया था, अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ये होते हैं हीलियम पे अगर 2 प्लस वाले साइन लगे, प्लस चार्ज हो, तो ये क्या हो जाएगा हीलियम +2, ठीक है। इसका जो मास होता है वो कितना होता है 4 यूनिट। ये बहुत फास्ट मूव करते हैं और हाई एनर्जी कैपेसिटी होती है, बहुत हाई एनर्जी होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को, ये था क्या अल्युमिनियम फॉइल, बहुत ही थिन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा थिन था। ये क्या था गोल्ड फॉइल, बहुत ही ज़्यादा थिन था, ये बहुत पतला था। तो क्या हुआ, गोल्ड फॉइल था। अब इस गोल्ड फॉइल को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो कैसे होगा। अब कितना पतला लेकिन होंगे तो छोटे छोटे एटम्स, जबकि एटम्स उस टाइम नाम एटम नहीं था, हमें पता है हम लोग एटम बहुत यूज करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होगा, इतना भी दिन होगा क्या एटम का प्लेस करो, और बीच में क्या थे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इस पे इंसिडेंट करवाए, तो क्या होगा, ज़्यादातर जो जितने अल्फा पार्टिकल्स थे ये बिल्कुल ऐसे निकल गए मोस्टली, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया इसमें, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुआ, बिना डिफ्लेक्ट किए निकल गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, बहुत कम ऐसे थे जो कि ये बीच वाला जो पॉइंट था न्यूक्लियस, इससे किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। बहुत कम ऐसे थे इस एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाय एनी एंगल, किसी कोई भी एंगल बना के क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गए। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक ऐसा था जो इस न्यूक्लियस से टकराया और वापस ये अपने बात पे फिर से आ गया, तो इसमें एंगल कितना बन गया 180 डिग्री। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बैक टू देयर पाथ, ये अपने पास से क्या हुआ, जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही आ गए, ठीक है। तो एंगल कितना बन गया 180 डिग्री का। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यही सारे पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं क्या होगा। इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए थे, ये तीनों तो खैर पॉइंट थे ही, बट इनका जो कंक्लूजन था वो क्या था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास। अगर फर्स्ट पॉइंट को देखें तो क्या होगा, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स निकल गए थे। इसका मतलब हम फाइनली ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी एटम जो होता है, मोस्टली इसका पार्ट कैसा होता है, एम्प्टी होता है, तभी तो सब पास करके निकल गए, एम्प्टी होता है। दूसरा क्या पॉइंट था, वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड बाय एनी एंगल, बहुत कम ऐसे थे जो कि इसके किनारे से टकरा कर क्या हुआ, किसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक। देयर आर अ वेरी स्मॉल पोर्शन इन विच ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो किसी भी पॉइंट से टकरा के वापस
रिबाउंड होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरे एटम का जो मास होगा वो किसी ना किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। तभी कोई भी अल्फा पार्टिकल्स आया इसमें और बिल्कुल रिबाउंड हो गया। इसका मतलब इसने एंगल कितना बनाया, 180 डिग्री। तो ये रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था एटम के लिए, ठीक है। रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियर मॉडल भी दिया था। उसमें इनका जो फर्स्ट पॉइंट था, इन्होंने बोला था देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम, और उसका क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। इन्होंने बोला कि एटम की मिड में सेंटर में एक छोटा सा कोई पॉइंट होता है, उसे कहा न्यूक्लियस, और एक ऐसा होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके बाद और इन्होंने कहा कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात की, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस इन्होंने ये नहीं बोला था कि पूरा सर्कल में होता है, क्योंकि सबसे था इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के स्पाइरल जैसी मतलब होगा, जो उसकी शेप होगी स्पाइरल मतलब होता है इसमें सर्कल सर्कल। तो इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें रिवॉल्व होते टाइम कुछ एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज करते करते जब वो स्पाइरल के बाद में आएगा तो फाइनली क्या होगा, एक टाइम के बाद इसमें एनर्जी नहीं बचेगी और ये न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। तो एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं की थी, इसलिए ये मॉडल जो था इन्होंने ये बताया था, ठीक है। इनका ड्रॉबैक्स क्या था, ही डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ये तो हो ही गया। और इनका ये भी था रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट सम एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस। जो भी हमने बात समझाई ये वही दोनों पॉइंट्स थे। इस वजह से क्या हो गया था, ये मॉडल जो था ये फेल हो गया था, ठीक है। उसके बाद एक और है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, मतलब ये एक्चुअली फेल नहीं हुआ था, बट ये कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे इसमें जिस वजह से एप्लीकेबल थोड़ा कम हुआ था। अब इसके बाद है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर एक साइंटिस्ट थे, नील बोहर नाम था इनका। इन्होंने बताया था कि एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होते हैं और किस में फिल होते हैं। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो इनके इन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट पॉइंट इनका था ओनली स्पेशल ऑर्बिट्स, और उस ऑर्बिट्स को क्या कहेंगे, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड एन एटम। सबने ये बताया था कि बीच में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बट किसी ने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, नाम किसी ने नहीं बताया था। बोहर ने पहली बार बोला था कि कोई न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व करेंगे, कोई ना कोई एक ऐसी रिंग जैसी होगी, उसे क्या नाम दे दिया, ऑर्बिट्स, ठीक है। कोई स्पेशल टाइप के ऑर्बिट्स होंगे, इसमें नाम दिया है ऑर्बिट्स कह लो, शेल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। यहाँ की पूरी टेक्निक दिया है आप लोगों को, अच्छे से रीड करके इसके नोट्स बनाने हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो बहुत सारे स्पेशल ऑर्बिट्स में या शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स में फिल होंगे, ठीक है। उसके बाद वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डोंट रेडिएट एनर्जी, दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। और नील बोहर ने जो मॉडल है उसमें इन्होंने पहली बात तो ऑर्बिट्स वाली कही थी, दूसरी बात क्या कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे जितने भी प्रेजेंट होंगे, ये रिवॉल्व करते समय कोई एनर्जी नहीं रिलीज करेंगे, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, ये बस रिवॉल्व ही करते रहेंगे न्यूक्लियस के अराउंड, क्योंकि ये होता है पॉजिटिव चार्ज, होता है नेगेटिव चार्ज, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो क्या बताया इन्होंने, स्टेबिलिटी बता दी कि जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि एनर्जी रेडिएट करता है और वो स्पाइरल पाथ में होता है और फाइनली जाके इसमें जाके कोलैप्स हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता, क्या होता है, एक ऑर्बिट होती है, इसमें वो आराम से रिवॉल्व करता रहता है, तो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, कोलैप्स नहीं होगा।
और इन्होंने क्या बोला कि जो ऑर्बिट्स होती हैं इसमें ऑर्बिट देखो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो खैर होती ही है, बट ये जो होते हैं ना सारे ऑर्बिट्स 1 2 3, तो ये सब क्या होते हैं, एक हम कह सकते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है, एनर्जी लेवल्स होते हैं। और जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के नाम भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये जो अंदर वाला होता है ना इसे बोला जाता है के शेल, इसे क्या बोला जाता है एल, इसे एम, और अगर हम एक और बना लें तो क्या हम इसको क्या करेंगे एम, अंदर वाला के, देन एल, देन एम, देन एम, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, के वाले में देखो ये फर्स्ट शेल है, पहली शेल है, तो क्या हो जाएगा m बराबर 1, दूसरी शेल है n बराबर 2, देन n इज इक्वल टू 3 और देन n इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो हम जब भी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी एटम का या एलिमेंट का फिल करेंगे तो हमें के एन एम एन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही हमें फिल करना है, ठीक है। और n क्या हो जाएगा, व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। आज हमने जितने भी मॉडल्स थे वो हमने यहाँ पढ़े हैं। आप लोगों को अच्छे से नोट्स बनाने हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन हो जाता है, बट नोट्स अगर नोट्स बनाने पड़ेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि जितने मॉडल्स थे सबके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कंक्लूजन क्या क्या थे, ठीक है, और अच्छे से उनको आप लोग ब्रीफ करके पढ़िए अपने टेक्स्ट बुक से। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।